टाइम फास्ट। सो पब्लिक अनाउंसमेंट में है कि जिस दिन आईआरपी अपॉइंट होता है उससे 3 दिन के अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा आईआरपी। पब्लिक अनाउंसमेंट का कंटेंट क्या होगा? नेम एंड एड्रेस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, नेम ऑफ द अथॉरिटी जहाँ पे कॉर्पोरेट डेटर इनकॉर्पोरेटेड है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम क्या है, डिटेल्स ऑफ आईआरपी के बारे में, पेनल्टीज फॉर फॉल्स एंड मिसलीडिंग क्लेम के बारे में, डेट कब सीआईआरपी क्लोज होगा। ओके फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिक्लेयर करता है मॉरिटोरियम प्रोहिबिटिंग दी फ्लोइंग आइटम्स ऑन द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। क्या है, क्या क्या प्रोहिबिट करता है? कोई भी नया सूट इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता, कोई भी पेंडिंग सूट्स या प्रोसीडिंग अगेंस्ट दी कॉर्पोरेट डेटर कंटिन्यू नहीं हो सकता, कोई भी जजमेंट डिक्री ऑर्डर इन द कोर्ट ऑफ लॉ ट्रिब्यूनल या आर्बिट्रेशन पैनल एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, कोई भी एसेट्स या लीगल राइट्स या बेनिफिशियल इंटरेस्ट ट्रांसफर एनकम्बर्ड एलिनिएट डिस्पोज नहीं हो सकता बाय द कॉर्पोरेट डेटर, एक्शन अंदर सरफराजी एक्ट नहीं लिया जा सकता, ओनर या लेसर अपना प्रॉपर्टी को रिकवर नहीं कर सकता, अगर कोई लाइसेंस परमिट रजिस्ट्रेशन कोटा कंसेशन या सिमिलर ग्रांट अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी दिया है तो वो सस्पेंड नहीं होगा सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि देयर इज़ नो डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ करेंट ड्यूज। अगर कोई एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वाटर टेलीकम्युनिकेशन एंड आईटी सर्विसेज वो सस्पेंड नहीं होगा। अगर कोई अच्छा इसका एक एडिशनल पॉइंट है, आईआरपी या आरपी को ऐसा लगता है कि ऐसा सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज है जो कि क्रिटिकल है टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द वैल्यू ऑफ कॉर्पोरेट डेटा, तब उस केस में उस गुड्स और सर्विसेज को भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता, टर्मिनेट नहीं किया जा सकता, प्रोवाइडेड करेंट ड्यूज का डिफॉल्ट नहीं किया है। ये जो प्रोविज़न है किस पे अप्लाई नहीं होगा, मतलब मॉरिटोरियम पीरियड किस पे अप्लाई नहीं होगा? ऐसा ट्रांजैक्शन, ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा अरेंजमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई किया है या फिर अश्योरिटी इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी टू अ कॉर्पोरेट डेटर, मतलब इवन ड्यूरिंग द मॉरिटोरियम पीरियड एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट दिस श्योरिटी। ओके ये मॉरिटोरियम पीरियड कब तक रहेगा? टिल द कंप्लीशन ऑफ सीआईआरपी। और अगर रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया या लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो गया तब उस दिन तक मॉरिटोरियम पीरियड रहेगा, फिर उसके बाद वो सीज हो जाएगा। ओके अब ये जो आईआरपी है ये क्या करेगा? मैनेजमेंट करेगा ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा। ये मैनेजमेंट करेगा ऑफ द तो जो भी मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स है ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा ये सारा का सारा आईआरपी पे वेस्ट हो जाएगा। जो भी पावर्स है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, ठीक है, ये सस्पेंड हो जाएगा। अब इसको एक्सरसाइज करेगा आईआरपी। जो भी ऑफिसर्स एंड मैनेजर्स है कॉर्पोरेट डेटर का वो रिपोर्ट करेगा आईआरपी को। जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक्ट करेगा ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ आईआरपी। मतलब सोचो कितना बड़ा आदमी हो जाएगा। जो भी मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स है वो आईआरपी के पास वेस्ट हो जाएगा। जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पावर्स है वो सस्पेंड हो जाएगा और आईआरपी एक्सरसाइज करेगा। जो भी ऑफिसर्स और मैनेजर्स है वो आईआरपी को रिपोर्ट करेगा। जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो एक्ट करेगा ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ आईआरपी। आईआरपी कोई भी डेट्स रिसीव्ड डॉक्यूमेंट्स को एक्ट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है इन द नेम एंड ऑन द बिहाफ ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, टेक any such actions subject to such restriction, have the authority to access the electronic records, have the authority to access the books of account and be responsible for complying with the requirement under any law। मतलब अगर कुछ दूसरा लॉ है, सेवी लॉ या अदर लॉ फॉर द टाइपिंग इन फोर्स, उसको भी वो कंप्लाई करेगा। तो दिस इज AAA एक्ट एक्शन अथॉरिटी। फिर ड्यूटीज ऑफ आईआरपी क्या होगा? सेक्शन 18 में है आईआरपी सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा जो भी एसेट्स, फाइनेंसेस, ऑपरेशंस का है ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इंक्लूडिंग बिजनेस ऑपरेशन पिछले 2 साल का, फाइनेंशियल या ऑपरेशनल पेमेंट पिछले 2 साल का, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एज ऑन द इनिशिएशन डेट, सारा क्लेम्स को रिसीव करेगा, कोलेट करेगा परसुएंट टू पब्लिक अनाउंसमेंट, कंस्टिट्यूट करेगा कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को, मॉनिटर करेगा एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एंड मैनेज करेगा ऑपरेशन अंटिल द आरपी इज अपॉइंटेड। जो भी इंफॉर्मेशन उसने कलेक्ट किया है वो फाइल करेगा विद द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी और फिर वो कंट्रोल लेगा एसेट्स का। कौन कौन सा एसेट्स है जो टेकन ओवर ले सकता है, कौन कौन सा एसेट्स है, एसेट्स दैट कैन बी टेकन ओवर, एसेट्स दैट कैन नॉट बी टेकन ओवर। तो कौन कौन सा एसेट्स है? ऐसा एसेट जिसका कॉर्पोरेट डेटर के पास ओनरशिप है चाहे वो फॉरेन कंट्री में ही क्यों ना लोकेटेड हो, ऐसा एसेट्स जो चाहे कॉर्पोरेट डेटर का पोजेशन में हो या ना हो,
टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स या ऐसा एसेट्स जो चाहे सब्सिडियरी मतलब इंक्लूडिंग शेयर्स हेल्ड इन सब्सिडियरी या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इंश्योरेंस पॉलिसी या ऐसा एसेट्स जिसको कोर्ट या अथॉरिटी बताया है कि तुम उसका ओनरशिप है, डिटरमाइन किया है उसका ओनरशिप। कौन कौन सा एसेट्स है जो टेकन ओवर नहीं कर सकता? ऐसा एसेट जो कि थर्ड पार्टी के पास पोजेशन है, कॉर्पोरेट डेटर के पास पोजेशन ही नहीं है, कैसे लेगा? जो हेल्ड अंडर ए ट्रस्ट है, या ऐसा एसेट जो इंडियन या फॉरेन सब्सिडियरी के पास है, ठीक है, सब्सिडियरी के पास है, मेरे पास तो नहीं है, कॉर्पोरेट डेटर के पास तो नहीं है, या ऐसा एसेट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे। सो दिस इज सेक्शन नंबर 18। 19 क्या है? पर्सनल टू एक्सटेंड कोऑपरेशन टू आईआरपी। तो पर्सनल कौन हो गया? डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, केएमपी या डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, एम्प्लॉयज। इन लोग कोऑपरेशन प्रोवाइड करेगा, मैनेजमेंट कोऑपरेशन प्रोवाइड करेगा आईआरपी को, ठीक है। अगर नहीं करता है तब आईआरपी एप्लीकेशन कर सकता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फिर इन लोग को इंस्ट्रक्ट करेगा टू कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ द आईआरपी। ओके, फिर आईआरपी कोशिश करेगा मैनेज करने का ऑपरेशंस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एज अ गोइंग कंसर्न। ही विल टेक एवरी एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एज अ गोइंग कंसर्न। इसके लिए ये क्या क्या कर सकता है? अपॉइंट कर सकता है अकाउंटेंट, एंटर कर सकता है इन कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, अमेंड या मॉडिफाई कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, रेज कर सकता है इंटरिम फाइनेंस। अब ये इंटरिम फाइनेंस जो होगा, जो वो रेस करेगा, प्रोवाइडेड नो सिक्योरिटी इंटरेस्ट शैल बी क्रिएटेड ओवर एन एनकम्बर्ड प्रॉपर्टी विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ द क्रेडिटर्स। प्रोवाइडेड दैट नो प्रायर कंसेंट ऑफ क्रेडिटर्स शैल बी रिक्वायर्ड वेरी वेल। बेसिकली इसमें बोला है तुम इंटरिम फाइनेंस क्या होता है? जब सीआईआरपी के दौरान तुम एक्स्ट्रा लोन रेस करता है ना, उसको बोलता है इंटरिम फाइनेंस। तो इंटरिम फाइनेंस जब भी रेस करता है उसके लिए कुछ तुमको सिक्योरिटी गिरवी रखवाना पड़ेगा। तो बोलता है तुम रेस कर सकता है इंटरिम फाइनेंस, बट कोई ऐसा सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखा सकता जो कि ऑलरेडी एनकम्बर्ड प्रॉपर्टी है, जो ऑलरेडी किसी को गिरवी दिया हुआ है, बिना कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के कंसेंट के। लेकिन कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का कंसेंट नहीं चाहिएगा अगर वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी जो है वो ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डेप्थ है, ठीक है। इशू कर सकता है इंस्ट्रक्शन टू द पर्सनल टेक सच एक्शन एज मे बी नेसेसरी। तो बेसिकली क्या कर सकता है वो? आईसीएआई रेस कर सकता है इंटरिम फाइनेंस, एंटर कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, अपॉइंट कर सकता है अकाउंटेंट, इशू कर सकता है इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। सेक्शन 20 हो गया। 21 है तुम्हारा सीओसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीओसी, वो नेक्स्ट चैप्टर में होगा। सेक्शन 22 अपॉइंटमेंट ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। जिस दिन सीओसी का गठन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उससे 7 दिन के अंदर फर्स्ट मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स होता है, जिसमें बाय अ मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ 66% ऑफ वोटिंग शेयर्स ये रिजॉल्व किया जाता है कि ये सेम आईआरपी को आरपी बनाए या इस आईआरपी को रिप्लेस किया जाए बाय अनदर आरपी। अगर कमिटी ये डिसाइड करता है कि ये ही आईआरपी को आरपी बनाना है, तब ये डिसीजन कम्युनिकेट किया जाता है उस आईआरपी को, कॉर्पोरेट डेटर को एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, अलॉन्ग विद द रिटन कंसेंट ऑफ आईआरपी। रिटन कंसेंट वाला चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर कमिटी ये रिजॉल्व करता है कि नहीं, हम लोग रिप्लेस करेगा ये आईआरपी बाय अनदर आईआरपी, तब उस केस में वो एप्लीकेशन फाइल करता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अलॉन्ग विद द रिटन कंसेंट ऑफ द प्रपोज्ड आरपी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसको बोर्ड को फॉरवर्ड कर देता है फॉर इट्स कंफर्मेशन, एंड बोर्ड 10 दिन के अंदर उसको कंफर्म करेगा। अगर बोर्ड जब तक कंफर्म नहीं करता तब तक जो पुराना आरपी है वही आईआरपी जो पुराना आईआरपी है वही कंटिन्यू रहेगा। ये जो आरपी है इसका एलिजिबिलिटी क्या होगा?
ये जो IRP है इसका एलिजिबिलिटी क्या होगा, ये जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, ठीक है, ये एलिजिबल होगा अगर वो या उसका पार्टनर्स या उसका डायरेक्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल एंटिटी, जहाँ पे वो पार्टनर है या डायरेक्टर है, वो इंडिपेंडेंट है टू द कॉर्पोरेट डेटर। इंडिपेंडेंट टू द कॉर्पोरेट डेटर का मतलब वो एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वो रिलेटेड पार्टी नहीं है कॉर्पोरेट डेटर का, ना ही वो एम्प्लॉई है या प्रोप्राइटर है या पार्टनर है किसी ऑडिट फर्म का या सेक्रेटेरियल फर्म का या लीगल फर्म का या कॉस्ट फर्म का, ठीक है, पिछले 3 सालों में जिसका ग्रॉस टर्नओवर, ठीक है, अमाउंटिंग टू 5% और मोर ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर ऑफ सच फर्म। अब ये सेक्शन 23 क्या, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कंडक्ट करेगा CIRP। जो भी पावर्स है IRP का, जो भी पावर्स है IRP का वो वेस्ट हो जाएगा RP के पास। RP का पीरियड क्या रहेगा, टर्म क्या रहेगा RP का, बोलते हैं कि अंटिल द अप्रूविंग ऑफ रिजोल्यूशन प्लान या फिर अपॉइंटिंग ऑफ अ लिक्विडेटर, ठीक है। और IRP का जो भी पावर्स है सारा वेस्ट हो जाएगा। IRP सारा इसको डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड जो भी था वो सब RP को दे देगा। ड्यूटीज़ ऑफ RP क्या होगा, ये इमीडिएट कस्टडी ले लेगा, कंट्रोल ले लेगा सारा एसेट्स का जो भी कॉर्पोरेट डेटर का था, ठीक है, रिप्रेजेंट करेगा, एक्ट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ कॉर्पोरेट डेटर विद द थर्ड पार्टीज, रेस कर सकता है इंटरिम फाइनेंस सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, अपॉइंट कर सकता है अकाउंट, लीगल एंड अदर प्रोफेशनल, मेंटेन करेगा अपडेटेड लिस्ट ऑफ क्लेम्स को, कन्वीन कर सकता है मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, प्रिपेयर करेगा इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, इन्वाइट करेगा रिजोल्यूशन एप्लीकेंट को, प्रेजेंट करेगा सारा रिजोल्यूशन प्लान टू द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स एंड फाइल करेगा एप्लीकेशन फॉर अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन। ये अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजेक्शंस लाइक फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन्स ये पढ़ेगा तुम लिक्विडेशन में, ओके। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 27। यहाँ COC अपना ही RP को रिप्लेस कर सकता है। अब COC को लगता है ये RP भी सही से काम नहीं कर रहा है, तो ड्यूरिंग CIRP COC को लगता है कि ये जो RP अपॉइंट हुआ है वो रिप्लेस हो जाना चाहिए, तो वो रिप्लेस कर सकता है बाय अनदर RP बाय अ वोट ऑफ 66% ऑफ वोटिंग शेयर्स, ठीक है, अलॉन्ग विद द रिटन कंसेंट ऑफ द प्रपोज्ड RP। फिर COC सेम फॉरवर्ड कर देगा जो भी प्रपोज्ड RP का नेम है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉरवर्ड कर देगा IBBI को। अगर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग उसके खिलाफ पेंडिंग नहीं है तो बोर्ड उसको 10 दिन में अपॉइंट कर लेगा। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में क्या क्या रहता है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ रहता है, तुम्हारा लेटेस्ट ये मत देखो, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ रहता है, लेटेस्ट एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट रहता है, ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट रहता है, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स के बारे में रहता है, पर्टिकुलर्स ऑफ डेब्ट गारंटीज़ के बारे में रहता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ मेंबर्स और पार्टनर्स रहता है, लिटिगेशंस के बारे में रहता है, नंबर ऑफ वर्कमैन एंड एम्प्लॉयज़ रहता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम है ये रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बना के रिजोल्यूशन एप्लीकेंट को देता है। रिजोल्यूशन एप्लीकेंट को अंडरटेक करना चाहिए कि वो कंप्लाई करेगा द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेगा, इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करेगा, प्रोटेक्ट करेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो थर्ड पार्टी के पास साथ शेयर नहीं करेगा। और ये सेक्शन 21 कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स क्या, एक कमिटी है जिसमें सब फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। तो IRP सारा क्लेम्स को इकट्ठा करके कंस्टिट्यूट करेगा कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में सारा का सारा फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होगा। ऐसा फाइनेंशियल क्रेडिटर्स या ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर जो कि रिलेटेड पार्टी है कॉर्पोरेट डेटर का, उसको राइट टू वोट, राइट टू रिप्रेजेंटेशन और राइट टू पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा इन द मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। अच्छा, ये जो फर्स्ट प्रोविजन जो मैंने अभी कहा ये फाइनेंशियल क्रेडिटर्स पे, ऐसा फाइनेंशियल क्रेडिटर्स पे अप्लाई नहीं होगा जो कि रेगुलेटेड बाय फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर है, अगर वो रिलेटेड पार्टी बना है सोनली ऑन अकाउंट ऑफ कन्वर्शन ऑफ डेब्ट इनटू इक्विटी प्रायर टू द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। अगर 2 या 2 से ज़्यादा फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है
दो या दो से ज़्यादा फाइनेंशियल क्रेडिटर पार्ट है कंसोर्टियम का या एग्रीमेंट का, तो ईच फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के पास राइट वो फॉर्म कर सकता है कमेटी में, एंड देयर वोटिंग शेयर शैल बी डिटरमाइन, मतलब दे शैल बी पार्ट ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स एंड देयर वोटिंग शेयर शैल बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल डेट ओड टू देम। अगर टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल डेट एक्सटेंडेड एज अ पार्ट ऑफ कंसोर्टियम अरेंजमेंट में लिखा हुआ है, ठीक है, कि सिंगल ट्रस्टी या एजेंट जो एक्ट करेगा सारा फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के बिहाफ में, तब उस केस में हर फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑथराइज कर सकता है कोई भी ट्रस्टी या एजेंट को खुद को भी रिप्रेजेंट कर सकता है इन दी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, या अपॉइंट कर सकता है आईपी अदर देन आरपी एट हिज ओन कॉस्ट, एक्सरसाइज करेगा राइट टू वोट टू द एक्सटेंड ऑफ हिज वोटिंग शेयर। अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कि फाइनेंशियल क्रेडिटर एज वेल एज ऑपरेशनल क्रेडिटर दोनों है, तब दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज फाइनेंशियल क्रेडिटर टू द एक्सटेंड ऑफ फाइनेंशियल दैट ओट, and he shall be included in the committee of creditors, and that person shall be considered as operational creditor to the extent of operational debt owed। and अगर कोई operational creditor assign किया है या legally transfer किया है कोई operational debt financial creditor को, तब वो assignee या transferee को operational creditor मानेगा to the extent of such assignment or legal transfer। अगर कहीं कुछ और लिखा हुआ है तो वो माना जाएगा, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस कोड। अगर कहीं कुछ और लिखा हुआ है वही माना जाएगा, नहीं तो सारा डिसीजंस ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बाय अ वोट ऑफ 51% ऑफ द वोटिंग शेयर्स ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स से ही लिया जाएगा। अगर कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है तब 51% ऑफ वोटिंग शेयर, लेकिन अगर पर्टिकुलरली लिख दिया है, जैसे 90% लिख दिया था विड्रॉल वाला केस में, जैसे 66% लिख दिया था रिप्लेसमेंट या अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी का केस में, तब उस केस में वही माना जाएगा, ठीक है। तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास राइट है कि वो आरपी से कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह मांग सकते हैं, आरपी को 7 दिन के अंदर देना पड़ेगा। अच्छा, ये रेलेवेंट इतना नहीं है। अगर समझो एक ऐसा कॉर्पोरेट डेटर है जिसमें कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर ही नहीं है, या फिर सारा का सारा फाइनेंशियल क्रेडिटर रिलेटेड पार्टी है, तब उस केस में कमिटी का गठन कैसे होगा? 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर बाय वैल्यू, लेकिन अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर 18 से भी कम है तब जितना है उतना, और साथ में 1 रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय ऑल वर्कमैन अदर देन द वर्कमैन इंक्लूडेड इन सब क्लॉज ए, 1 रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय ऑल एम्प्लॉय अदर देन द एम्प्लॉय इंक्लूडेड अंडर सब क्लॉज ए। ये जो कमिटी गठन होगा इसका सेम राइट्स पावर्स ड्यूटीज होगा जो कि कमिटी विद फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होता। अगर समझो कि ऐसा कॉर्पोरेट डेटर है जिसमें सिर्फ क्रेडिटर्स इन ए क्लास है एंड उसमें कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर भी नहीं है, तब उस केस में सच कमिटी शैल कंप्राइज ऑफ ओनली ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। मीटिंग्स ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कैसे होता है? कमिटी में मीट इन पर्सन और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। कमिटी जो भी मीटिंग्स होगा वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कंडक्ट करेगा। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल नोटिस देगा मीटिंग्स को, किसको किसको? मेंबर्स ऑफ द कमिटी या उसका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को, मेंबर्स ऑफ सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और उसका पार्टनर्स को, या ऑपरेशनल क्रेडिटर्स और उसका रिप्रेजेंटेटिव को, अगर उसका जो एग्रीगेट ड्यूज है वो एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल देते हैं। तो ये जो पार्टनर्स है, ये जो डायरेक्टर्स है या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है जिसको नोटिस दिया, वो अटेंड कर सकता है मीटिंग, बट दे शैल नॉट हैव द राइट टू वोट एंड उन लोग का एब्सेंस शैल नॉट इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग। कोरम क्या होगा? बोलता है कि मेंबर्स ऑफ कमिटी कोरेट तभी होगा अगर इफ मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग एटलीस्ट 33% ऑफ द वोटिंग राइट्स आर प्रेजेंट इन पर्सन या थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल मीन्स। कमिटी चाहे तो मॉडिफाई कर सकता है कोरम फॉर फ्यूचर मीटिंग्स, लेकिन अगर मीटिंग प्रेजेंट नहीं हुआ ड्यू टू लैक ऑफ कोरम unless the committee decide otherwise, तब उस केस में मीटिंग shall automatically be adjourned to the same time same place at the next day। अगर adjourned मीटिंग में जितना मेंबर्स प्रेजेंट है they shall correct the meeting। नोटिस जाएगा, एटलीस्ट 5 days नोटिस देता है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, एंड जो नोटिस जाएगा इट मे बी बाय हैंड डिलीवरी, बाय पोस्ट, बाय ईमेल। नोटिस
का जो पीरियड है इट कैन बी रिड्यूस टू मिनिमम 24 आवर्स, एंड अगर कंपनी में ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है इट कैन बी रिड्यूस टू मिनिमम 48 आवर्स। नोटिस में क्या क्या लिखा होगा, कंटेंट, डेट, टाइम, वेन्यू, एजेंडा, ऑप्शन कि वो फिजिकली भी अटेंड कर सकता है और थ्रू ऑडियो विजुअल फैसिलिटी भी अटेंड कर सकता है, मेंबर्स पर्सनली भी प्रेजेंट हो सकता है और थ्रू ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी प्रेजेंट हो सकता है। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन 25A, इसका राइट्स और ड्यूटीज़ क्या है, बोलता है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव शैल हैव द राइट टू पार्टिसिपेट एंड वोट इन द मीटिंग्स ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ऑन द बिहाफ ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रायर वोटिंग इंस्ट्रक्शंस जो उसको मिला है। एंड उसका ये ड्यूटी है कि वो एजेंडा और मिनट्स मीटिंग का सर्कुलेट करेगा वो फाइनेंशियल क्रेडिटर को जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एक्ट नहीं करेगा, और वो उसी मतलब जो उसको प्रायर इंस्ट्रक्शन मिला है उसका फाइनेंशियल क्रेडिटर को जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस बेसिस पे ही वो वोट करेगा। अगर उसको नहीं मिला है प्रायर इंस्ट्रक्शन देन ही शैल एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। अगर समझो कि S21(6)A वाला केस है, मतलब डिवेंचर होल्डर्स या डिपॉजिट होल्डर्स वाला केस है, तब उस केस में जो उन लोग डिसाइड करेगा बाय द वोट ऑफ मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग शेयर्स, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अकॉर्डिंगली उस केस में वैसे ही वोट करेगा। इसमें एक और चीज़ था, अगर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव सेवरल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तब उस केस में वो इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच फाइनेंशियल क्रेडिटर वोट करेगा इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस जो उसको मिला है टू द एक्सटेंड ऑफ हिज वोटिंग शेयर। फिर आता है अप्रूवल ऑफ कमिटी फॉर सर्टेन एक्शंस। बेसिकली क्या होता है, समझो इस चीज़ को, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स का ड्यूटी बनता है कि वो सर्टेन एक्शंस करे, लेकिन कुछ कुछ एक्शंस ऐसा होता है जिसके लिए बिना कमिटी का अप्रूवल के रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कर ही नहीं सकता, तो इसमें कम से कम 66% ऑफ द वोटिंग शेयर का अप्रूवल चाहिए होगा, तभी ये सारा एक्शंस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कर सकता है। Certain actions that may be taken up by the resolution professional only with the prior approval of committee of creditors by a vote of 66% of voting shares। क्या क्या इसका एक सेकेंड, इसमें बेटर लिखा हुआ है। Raise interim finance in excess of the amount decided by COC, create security interest over the assets of the corporate debtor, ठीक है, चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर इंक्लूडिंग द इशू ऑफ शेयर्स, बाईबैक, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, रिकॉर्ड एनी चेंज इन द ओनरशिप ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, अंडरटेक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, अमेंड एनी कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, delegate its authority to any other person, transfer right to third parties otherwise than in the ordinary course of business, disposal of shares to third parties, make any changes in management of corporate debtor or its subsidiary, या make any changes in the appointment of such personnel, make any changes in the statutory auditor or internal auditor of the corporate debtor। अब इसका स्टेप समझो। रिजोल्यूशन एप्लीकेंट रिजोल्यूशन प्लान बनाता है, रिजोल्यूशन प्लान बना के वो सबमिट कर देता है अलॉन्ग विद द एफिडेविट दैट ही इज़ एलिजिबल अंडर सेक्शन 29A रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एग्जामिन करता है रिजोल्यूशन प्लान ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोइंग ग्राउंड्स एंड वो सबमिट कर देता है COC को। COC उसको अप्रूव कर सकता है बाय 66% ऑफ वोटिंग शेयर। अब ये जो अप्रूव रिजोल्यूशन प्लान है वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सबमिट कर देता है फॉर इट्स अप्रूवल। तो सबसे पहले रिजोल्यूशन एप्लीकेंट सबमिट करेगा रिजोल्यूशन प्लान अलॉन्ग विद द एफिडेविट दैट ही इज एलिजिबल अंडर सेक्शन 29A रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को, जो प्रिपेयर किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इसको एग्जामिन करेगा टू कंफर्म दैट ईच रिजोल्यूशन प्लान में ये सब कुछ कुछ लिखा होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, उस रिजोल्यूशन पेमेंट में इट मस्ट प्रोवाइड द पेमेंट ऑफ IRP कॉस्ट इन प्रायोरिटी ऑफ द पेमेंट ऑफ अदर डेब्ट, मतलब IRP कॉस्ट सबसे ऊपर होना चाहिए। प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर विच शैल नॉट बी लेस देन, उसमें
ऐसा नहीं है कि ऑपरेशनल क्रेडिटर कमेटी का पार्ट नहीं है तो तुम ऑपरेशनल क्रेडिटर को इंक्लूड ही ना करो। ऐसा नहीं है कि रिजोल्यूशन एप्लीकेंट तुम कोई भी हो सकता है अगर तुम एलिजिबल है अंडर सेक्शन 29A, बट ऐसा नहीं है कि तुम ऑपरेशनल क्रेडिटर का लिखो ही ना। तो तुमको लिखना ज़रूरी है ऑपरेशनल क्रेडिटर का नाम, और जो कम से कम कितना होना चाहिए, जितना तुम उसको लिक्विडेशन में देता उतना, या फिर अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड टू सच क्रेडिटर्स इफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द रिजोल्यूशन प्लान हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर सेक्शन 53 विच एवर इज हायर, एंड इट मस्ट प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ ऐसा फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जिसने हु डू नॉट वोट इन फेवर ऑफ द रिजोल्यूशन प्लान विच शैल नॉट बी द लेस देन द अमाउंट to be paid to such creditors in the event of liquidations, and it must provide for the management of affairs of the corporate debtor after the resolution plan. Implementation and supervision of resolution plan कैसे होगा? Does not contravene any of the provisions of the law, conforms to such other requirement as may be specified by the board. अब resolution professional इसको फिर प्रेजेंट कर देगा, ये कंफर्म करेगा, ये कंफर्म करने के बाद वो प्रेजेंट कर देगा कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को फॉर इट्स अप्रूवल। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स इसको अप्रूव करेगा बाय 66% ऑफ वोटिंग शेयर आफ्टर कंसिडरिंग इट्स फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी। रिजोल्यूशन एप्लीकेंट चाहे तो अटेंड कर सकता है COC मीटिंग जिसमें ये रिजोल्यूशन प्लान कंसिडर किया गया है, लेकिन ही शैल नॉट हैव द राइट टू वोट अनलेस ही इज़ अ फाइनेंशियल क्रेडिटर बाय हिमसेल्फ। अब ये जो अप्रूव रिजोल्यूशन प्लान है वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सबमिट कर देता है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेटिस्फाई है कि जो अप्रूव रिजोल्यूशन प्लान जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अप्रूव किया है वो सेक्शन 30 सबसेक्शन 2, मतलब वो जो ये सब ग्राउंड्स है ना, इसका अगर कंप्लायंस कर रहा है तब वो अप्रूव कर देगा रिजोल्यूशन प्लान। एंड ये जो रिजोल्यूशन प्लान है फिर वो बाइंडिंग हो जाएगा कॉर्पोरेट डेटर पे, एम्प्लॉइज़ पे, मेंबर्स पे, क्रेडिटर्स पे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या सच अदर अथॉरिटी जिससे स्टैट्यूटरी ड्यूज ओड है, गारंटर्स पे या अदर स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन रिजोल्यूशन प्लान। अगर रिजोल्यूशन अथॉरिटी को ऐसा सेटिस्फाइड है कि रिजोल्यूशन प्लान जो है वो 30 सबसेक्शन 2 का कंप्लायंस नहीं करता है तो वो रिजेक्ट कर देगा रिजोल्यूशन प्लान। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो इफेक्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ अप्रूवल क्या होगा? मोरिटोरियम ऑर्डर जो वो पास किया था वो सीज हो जाएगा और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल सारा जो रिकॉर्ड्स है और रिजोल्यूशन प्लान है वो बोर्ड को सबमिट कर देगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है देखो, जिस दिन समझो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट परसुएंट टू दी रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड, एक बार जो रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव कर दिया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, अब इसमें जो भी नेसेसरी अप्रूवल्स लेना है वो ऑब्टेन करेगा। कब तक? विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल और विद इन सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड इन द लॉ विच एवर इज लेटर। लेकिन अगर रिजोल्यूशन प्लान में इट कंटेन्स द प्रोविजन फॉर कॉम्बिनेशन, ठीक है, तब रिजोल्यूशन एप्लीकेंट शैल ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ CCI प्रायर टू द अप्रूवल ऑफ रिजोल्यूशन प्लान बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। मतलब समझो, हो सकता है ना ऐसा रिजोल्यूशन प्लान है जिसमें समझो सेवी का अप्रूवल चाहिए, ठीक है, समझो MCA का अप्रूवल, समझो NCLT का तो मिली, समझो सेवी का अप्रूवल चाहिए, समझो CCI का अप्रूवल चाहिए, समझो दो कंपनी का मर्जर हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है अंडर सेक्शन 5 ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है, एक बार रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया तो जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है ना वो मतलब जो भी नेसेसरी अप्रूवल्स चाहिए इस रिजोल्यूशन प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो सारा ऑब्टेन करेगा। कब तक? 1 साल के अंदर, जिस दिन इस प्लान को अप्रूव किया था एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या जो लॉ में लिखा हुआ है टाइम, ठीक है, विच एवर इज लेटर। लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन का मामला है, अगर रिजोल्यूशन प्लान प्रोवाइड्स फॉर कॉम्बिनेशन, तब उस केस में रिजोल्यूशन एप्लीकेंट को प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा CCI से बिफोर द अप्रूवल ऑफ रिजोल्यूशन प्लान बाय द कमिटी। समझा? ओके, थैंक यू। आप जब भी ये लेक्चर देख, अच्छा एक और सेक्शन है अपील। इसमें क्या बोलता है कि जो रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया ना उसके खिलाफ अपील किया जा सकता है, ठीक है, ऑन द फ्लोइंग ग्राउंड्स। मतलब जो अप्रूव किया है रिजोल्यूशन प्लान उसके खिलाफ तुमको अपील करना है तब तुम कर सकता है अंडर दिस सेक्शन ऑन द फ्लोइंग ग्राउंड्स।
अगर अप्रूव रिजोल्यूशन प्लान जो है वो कंट्रावीन कर रहा है एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, या फिर तुमने आईआरपी का कॉस्ट प्रोवाइड नहीं किया है इन प्रायोरिटी ऑफ द पेमेंट ऑफ अदर डेब्ट, या तो तुमने ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का पेमेंट प्रोवाइड नहीं किया है इन द रिजोल्यूशन प्लान, या तुम्हारा जो रिजोल्यूशन प्लान है वो अदर क्राइटेरिया जो बोर्ड स्पेसिफाई किया है उसको कंप्लाई नहीं कर रहा है, या फिर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जब अपना पावर एक्सरसाइज कर रहा था तब कुछ मटेरियल इरेगुलरिटी किया है। ओके, अब जब भी ये लेक्चर देख रहे हो प्लीज़ अपना स्टडी मटेरियल सामने रख के देखो, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। थैंक यू।